नमस्कार साथियों। एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। इस समय हम यूपी पीसीएस दृष्टि आईएएस की 2024 की टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 2024 की टेस्ट सीरीज में से 4 टेस्ट को जो है वह देख लिया है। आज जो हमारा यह वीडियो होगा वह उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 2024 टेस्ट सीरीज का जो 5वां टेस्ट है उसको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपने अभी तक जो 4 टेस्ट हुए हैं उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, वहाँ से आप जाकर उन टेस्ट को इजीली देख पाएंगे। और इसका एक्सप्लेनेशन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों से, और एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा वह टेलीग्राम चैनल से आप लेकर और टेस्ट को एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो अब सीधे शुरू करते हैं अपने टेस्ट को और चलते हैं एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं, और आप भी जो है वह काउंट कर ये जाइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे हमारा पहला प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, बाजार की मांग और आपूर्ति व्यष्टि अर्थव्यवस्था का एक घटक है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी। और सेकेंड स्टेटमेंट है कि समष्टि अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। समष्टि मतलब उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो। समष्टि को माइक्रो और व्यष्टि को माइक्रो। तो इंग्लिश का वर्जन जो है वो आप देख सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कि बाजार की मांग और पूर्ति व्यष्टि अर्थव्यवस्था जो है वह का एक घटक है, तो स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट समष्टि अर्थव्यवस्था जो है वह राष्ट्रीय आय और से संबंधित जानकारी प्रदान करता है, तो यह भी सही है। यानी कि जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था है, यह जो है वह लोगों द्वारा चुने गए विकल्प और उनकी पसंद को जो है वह प्रभावित करने वाले कारकों और उनके फैसलों इत्यादि, जैसे कि मूल्य हो गया, आपूर्ति हो गई, मांग हो गया, वस्तु बाजार हो गया, पर जो प्रभाव पड़ता है, जो बाजार पर सीधे प्रभाव डालते हैं, उनका जो है वह अध्ययन करता है। यानी कि एक छोटे दायरे में जो है अध्ययन करता है। जबकि जब समष्टि अर्थव्यवस्था जो होती है, यह इसका जो दायरा होता है यह बृहद होता है, जबकि एक क्षेत्र को यह लेता है और उस पूरे क्षेत्र का जो है वह पूरा अध्ययन करता है। तो इसमें आ जाता है जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, कुल उत्पादन हो गया, कुल उपभोग हो गया। इस प्रकार के जो विषय होते हैं वह समष्टि अर्थव्यवस्था में किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो है वह सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। सिलिकॉन वैली जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। सिलिकॉन वैली जो है वह जो यूएसए है वहाँ पे है, और यह सिलिकॉन वैली जो है वह मुख्य रूप से जो चौथा क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत जो है वह शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का विकास और अनुसंधान एवं विकास इत्यादि जो क्षेत्र संबंधित होते हैं, इत्यादि क्रियाकलाप जो होती हैं वह चतुर्थ क्षेत्र से संबंधित होती है। तो इसी क्षेत्र से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं वह कहाँ होते हैं, सिलिकॉन वैली से। सिलिकॉन वैली से भारत में जो हैदराबाद है उसको भारत का सिलिकॉन वैली बोला जाता है। तो वह भी किससे संबंधित है, चतुर्थक क्षेत्र से। यानी कि उसमें ज्यादातर जो है वह प्रौद्योगिकी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इत्यादि के जो है कार्य होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है। कौन सा कारक आय, कारक आय यहाँ पर समझने की बात है, कारक आय क्या होता है। तो कारक आय का घटक नहीं है, तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ए, यानी कि निर्यात जो है वह कारक आय का जो घटक है वह नहीं है। कारक आय में जो है वह भूमि आती है,
इसके अलावा श्रमिक आते हैं, इसके अलावा उद्यम आता है और पूंजी आता है। तो इस प्रकार जो है वह कारक आय कहे जाते हैं। इसमें जो कारक आय से तात्पर्य है कि किसी चीज का उत्पादन करने के लिए जो जो कारकों की जिन जिन कारकों की आवश्यकता होती है, उन्हीं कारकों द्वारा अर्जित की गई आय। जैसे कि किसी चीज का उत्पादन करने में पूंजी की आवश्यकता होगी, उद्यमी की आवश्यकता होगी, श्रमिक की आवश्यकता होगी, भूमि की आवश्यकता होगी। तो इन्हीं कारक को द्वारा, जैसे भूमि को क्या मिलता है, भूमि को रेंट मिलता है, श्रमिक को क्या मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, उद्यमी को लाभ मिलता है, और पूंजी जो होती है उस पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलता है। तो यही जो हो गया वही क्या हो गया, कारक आय हो गई। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्य ह्रास को समायोजित करने के पश्चात एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित तैयार वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है। यानी कि मूल्य ह्रास को समायोजित करने के पश्चात एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित तैयार वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट्स जो होता है, जिसे हम NNP भी बोलते हैं। तो इसमें जो है वह मूल्य ह्रास को समायोजित किया जाता है और उसके बाद जो है एक देश के निवासियों द्वारा किया जाता है। यदि यहाँ यहीं पर अगर आ जाता कि देश के अंदर जो है तो वह हो जाता निवल घरेलू उत्पाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। नाबार्ड की जो स्थापना है वो किसकी सिफारिश पर की गई थी। तो सही ऑप्शन है बी, शिवरामन समिति। तो ऑप्शन बी हमारा सही होता है। नाबार्ड की स्थापना जो है वह 1900 जो है वह 82 में की गई थी। और बी शिवरामन जो कमिटी थी, ये इसे रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने 1979 में जो है वह इसका गठन किया था। क्यों गठन किया गया था, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो है वह ऋण प्रदान करने की व्यवस्था के संबंध में सिफारिश करने के लिए बी शिवरामन समिति का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश पर क्या हुआ, नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सकल राष्ट्रीय खुशहाली के स्तंभ है, सकल राष्ट्रीय खुशहाली के स्तंभ है। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है, यहाँ पे कई ऑप्शन दिए हैं तो यहाँ पर देखते हैं। तो सही उत्तर हमारे जैसे कि सुशासन, यह जो है वह सकल राष्ट्रीय खुशहाली का एक सूचक है। इसके अलावा स्तंभ है, इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण भी जो सकल राष्ट्रीय खुशहाली का स्तंभ है। राजनीतिक स्वतंत्रता यह जो है नहीं है, और महिला सशक्तिकरण भी नहीं है। तो इस आधार पर हमारा 1 और 2, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही होता है। सकल राष्ट्रीय खुशहाली जो होता है, इसके कुल 4 स्तंभ होते हैं। इसके कुल कितने स्तंभ होते हैं, इसके 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा और सुशासन के अलावा संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन और सतत समता मूलक सामाजिक आर्थिक विकास। तो कुल ये 4 इसके स्तंभ होते हैं। दो यहाँ पर दिए हैं, 2 कौन से हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन, और दूसरा है सतत समतामूलक सामाजिक आर्थिक विकास। तो इस प्रकार हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में सही है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट जो है वह सही है, क्योंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना जब थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 1992 से 1992 से
1907 तक। और भारत जो है 1 जनवरी 2095 को किसका WTO का सदस्य बना। WTO का सदस्य कब बना? 1 जनवरी 2095 को। इसी के अतिरिक्त जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, इसकी अवधि क्या थी? इसकी अवधि थी इसकी अवधि थी 2007 से 2012। तो यह 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, और जिसका जो मुख्य उद्देश्य था तीव्र और अधिक समावेशी विकास। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, UNDP के द्वारा जो है वह मानव विकास कार्यक्रम जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक जो है वह 1990 में 1990 में जो है वह भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी जो प्रोफेसर महबूब अल हक के द्वारा जो है वह इसे विकसित किया गया था। इस इंडेक्स को किसके द्वारा? भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी एक प्रोफेसर अर्थशास्त्री थे महबूब अल हक के द्वारा। तो जो है इसका सही ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संकेतकों में से कौन से बहुआयामी गरीबी का आकलन करने हेतु है? यानी कि जो नीचे इंडेक्स दिए गए हैं, तो बहुआयामी गरीबी का आकलन करने में कौन सहायक है? तो पहला है क्रय शक्ति, बाल मृत्यु दर, और वाहन का स्वामित्व और स्वच्छता। तो इसमें जो है दो, बाल मृत्यु दर और स्वच्छता जो है वह बहुआयामी गरीबी का आकलन करने के लिए जो है वह प्रयोग किए जाते हैं। तो सही ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वह मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय जो है वह प्रकाशित करता है, जिसे UNDP बोला जाता है। और इसमें जो है वह कुल 10 संकेतकों का जो है वह प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से जो बाल मृत्यु दर हो गया और स्वच्छता हो गई, हमारा ऑप्शन सही हो, तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक थी 126वीं। अब विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। विश्व खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जो है वह जारी किया जाता है। और इसमें जो है वह कुल 136 देशों को शामिल किया जाता है। 136, कुल कितने देश होते हैं? 136, जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 126वां। और इसमें जो प्रथम स्थान किसको मिला है? फिनलैंड को मिला है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखी गई है? मतलब किसके लेखक कौन है? तो द प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया जो है पुस्तक वह M विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? M विश्वेश्वरैया, जिन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। तो M विश्वेश्वरैया के द्वारा जो है वह यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास और आत्मनिर्भरता निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के का उद्देश्य था? तो यह जो उद्देश्य है सतत विकास और आत्मनिर्भर, यह चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। तो हमारा ऑप्शन जो है बी सही होता है। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था? अवधि कब थी? तो 1969 से लेकर 74 तक, 1974 तक। तो इस दौर में जो है वह सतत विकास और आत्मनिर्भरता पर काफी जोर दिया गया था। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सूर्योदय योजना प्रकाशित की? कौन सी योजना? सर्वोदय योजना।
सर्वोदय योजना प्रकाशित की। तो सर्वोदय जो योजना है वह किसके द्वारा दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि विपणन और किसान अनुकूलन सुधार सूचकांक शुरू किया गया? कौन सा सूचकांक? कृषि विपणन और किसान अनुकूलन सुधार। तो यह सूचकांक जो है वह नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया। तो यह सूचकांक जो है वह कृषि बाजार सुधार, भूमि पट्टा सुधार और निजी भूमि पर वानिकी, जैसे कि तीन प्राथमिक कुल क्षेत्र हैं जिन पर सुधार करने की आवश्यकता को देखते हुए इस जो सूचकांक है इसको शुरू किया। कौन कौन सी? कृषि बाजार में सुधार, भूमि पट्टा में सुधार और निजी भूमि पर वानिकी। इन तीन प्रमुख क्षेत्रों में जो है वह सुधार लागू करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया। तो हमारा ऑप्शन ए सही, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1995 में हुई। पहले इसके पहले क्या था? विश्व व्यापार संगठन को पहले इसके पहले क्या कहते थे? गैट, GATT। इसे जो है वह व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता बोला जाता था, गैट को, जिसको जो है प्रतिस्थापित करके इसके स्थान पर 1995 में WTO की स्थापना की गई। और भारत WTO में कब शामिल हुआ? 1 जनवरी 1995 को WTO में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आकस्मिकता निधि किसके अधीन है? भारत की जो आकस्मिकता कंटिजेंसी जो फंड होता है वह किसके अधीन है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है राष्ट्रपति। भारत की जो आकस्मिकता निधि है वह राष्ट्रपति के अधीन है। आकस्मिकता निधि का संविधान में अनुच्छेद 267 में प्रावधान किया गया है, जिसका जो स्वामित्व है वह राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार जो है वह हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण को जो है वह संदर्भित करता है? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा कौन सा? ऑप्शन बी, 112। केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से तात्पर्य जिसे आम बोलचाल भाषा में क्या बोला जाता है? बजट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर 1921 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? तो 1921 में जो है वह एक वर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, जो कि अभी फिलहाल 2017-18 के वार्षिक बजट में इसे पुनः से आम बजट में जोड़ दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय में शामिल है? कौन सा राजस्व व्यय में शामिल है? भुगतान सब्सिडी, सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण और जलापूर्ति खर्च। तो राजस्व व्यय जो व्यय कितने प्रकार के होते हैं? व्यय दो प्रकार के होते हैं, एक राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय क्या होता है कि जो सरकार द्वारा अपनी जो रोजमर्रा की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए किए जाने वाले व्यय, जैसे कि कर्मचारियों को वेतन देना, पेंशन देना, सब्सिडी इत्यादि जो है वह राजस्व व्यय में आते हैं। तो इसमें जो है हमारा जो ब्याज को भुगतान करना और सब्सिडी, यह दोनों जो है वह राजस्व व्यय का हिस्सा है। इसके अलावा जलापूर्ति और पूंजीगत जो सरकार द्वारा ऋण जो प्रदत्त किया जाता है यह पूंजीगत व्यय है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला देश था जिसने औपचारिक रूप से जेंडर बजटिंग को जो है अपनी बजट प्रक्रिया में शामिल किया? तो कौन सा देश था यह था ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ने जो है वह अपने
बजट प्रक्रिया में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग को शामिल किया। जेंडर बजटिंग क्या होता है? तो जेंडर बजटिंग होता है कि महिलाओं की आवश्यकताओं को, वुमेन्स जो आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखकर बनाया गया बजट, यानी उनके उत्थान के लिए की गई कुछ योजनाओं को अलग से जो सब शामिल किया जाता है, अलग बजट के रूप में पेश किया जाता है, तो उसी को जेंडर बजटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, लाइफर वक्र एक आलेखी निरूपण है। तो लाइफर वक्र जो होता है वह किससे संबंधित होता है? तो लाइफर वक्र जो है कर राजस्व और कर दर से संबंधित होता है। इसमें क्या बताया गया है कि लाइफर वक्र को हम आसान से बता देते हैं कि जब कुछ समय तक जब कर राजस्व की जो दर होती है वह बढ़ती है तो कर अधिक वसूल होता है, लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है जहां पर जो उच्चतम होगा, इसके बाद अगर जो है वह कर राजस्व की दर अगर बढ़ेगी, जैसे इधर मान लीजिए दर बढ़ रही है और इधर कर राजस्व वसूला जा रहा है, तो जैसे कि दर जब बढ़ेगी तो कुछ एक बिंदु तक जो है वह कर राजस्व अधिक वसूला जाएगा, परंतु एक बिंदु के बाद अगर दर बढ़ने पर वह क्या हो जाएगी, कम होने लगी, क्योंकि जब लोगों का पैसा ज्यादा जाने लगेगा तो वह कर चोरी करने लगेंगे। तो एक बिंदु तक ही जो है वह अधिकतम कर राजस्व वसूला जा सकता है, तो इसी को लाइफर वक्र बोला जाता है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स शुरू किया गया था। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स शुरू किया गया था, तो इसका सही ऑप्शन है 2005-06 के बजट में। तो 2005-06 के बजट में जो है इसे पेश किया गया था। तो फ्रिंज बजट जो है वह मूल रूप से एक कर ही होता है जिसका जो भुगतान नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को जब को प्रदान किए गए लाभों के बदले किया जाता है, यानी कि जैसे कोई फर्म हो गया, उसका जो मालिक हो गया जब अपने कर्मचारी को कोई लाभ प्रदान करता है तो उस पर जो वो कर उसे देना होगा वही होगा फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया? यानी कि जीएसटी जो परिषद है उसका गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो वह है ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 279 ए। तो इसके द्वारा जो है वह इसी अनुच्छेद के अंदर इस जीएसटी परिषद का जो है वह गठन किया गया। यह परिषद जो है इसका अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री काम करेंगे और सदस्य के रूप में जो है वह वित्त के प्रभारी जो केंद्र मंत्री होंगे, राजस्व के प्रभारी केंद्रीय जो राज्य मंत्री होंगे वह सदस्य होंगे। इसके अलावा इसमें जो है वह कराधान यानी कि वित्त अथवा कराधान के जो प्रभारी मंत्री होंगे और प्रत्येक राज्य सरकार के सदस्य भी जो होंगे इसमें होंगे। इसका मुख्य कार्य होगा कि जो जीएसटी है उसकी दरें निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी कि जिसे एफआरबीएम बोला जाता है, अधिनियम जो 2013 का है, तो किस वर्ष लागू किया गया? वो एफआरबीएम एक्ट जो कि 2003 का है, तो 21 वर्ष यही पूछ लिया, 2003 में जो है वह लागू किया, तो ऑप्शन हमारा भी सही होगा। यह जो है वह राजकोषीय जो घाटा है और राजस्व जो घाटा है उसके प्रबंधन के लिए है, यानी कि यह दोनों घाटे जो है वह अत्यधिक बढ़ने न पाए। तो कब लागू किया गया था? 2003 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह वित्त आयोग के संदर्भ में सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, अरविंद पनगढ़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। तो यह दोनों स्टेटमेंट जो है अपने आप में सही है। तो जब दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से पंचायती जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं किस संदर्भ में सही है? तो पहला है, भाखड़ा नांगल परियोजना की शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और सेकंड है,
नाबार्ड की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और नेक्स्ट है गरीबी हटाओ 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जो शुरुआत थी वह पंचवी पंचवी पंचवर्षीय योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। जबकि जो हमारा यह भाखड़ा नांगल है इसकी शुरुआत जो है वह पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। किसके दौरान? पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। और नाबार्ड की जो स्थापना है यह कब की गई थी? छठी 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 पंचवर्षीय 1982 में की गई थी। और डी है जो गरीबी हटाओ है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना पांचवी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्थिक सुधार कब लागू हुआ? तो भारत में आर्थिक सुधार कब लागू हुआ? जो भारत में आर्थिक सुधार जो है वह जुलाई 1991 को लागू हुआ, जिसे एलपीजी सुधार भी बोला जाता है। तो एलपीजी सुधार जो है वह जुलाई 1991 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में सही है। तो स्टेटमेंट है पहला हमारा कि रक्षा मंत्रालय के बजट आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि की गई। कौन से मंत्रालय? रक्षा मंत्रालय में। और सेकेंड स्टेटमेंट है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रतिशत बजट आवंटन में कमी की गई। तो इस प्रकार यह जो हमारा दूसरा ऑप्शन है यह तो सही होता है। और जो पहला ऑप्शन है वो पहला स्टेटमेंट है वो गलत था, क्योंकि रक्षा नहीं रेल मंत्रालय में कितनी 49% की जो है वह उसके बजट आवंटन में वृद्धि की गई। कितना? 49%। और जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है उसके आवंटन में कितना? 30%, लगभग 30% की जो है वह कमी की गई। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिक, सकल घरेलू उत्पाद या अवस्फीतिक जिसे कि जीडीपी डिफ्लेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीडीपी डिफ्लेटर बोला जाता है। तो यह क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद जो अवस्फीति है वह नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का जो है वह अनुपात होता है। तो नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जो होता है वह नॉमिनल जीडीपी जो कि तुरंत निकाला जाए, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष की जीडीपी। जैसे कि 2022 में जो जीडीपी वृद्धि रही होगी तो 2023 में कितनी है। और जो कि वास्तविक जीडीपी जो होती है वह किस पर निकाली जाती है? वह बेस ईयर पे निकाली जाती है। तो बेस ईयर पर जो जीडीपी निकाली जाती है उसको क्या बोला जाता है? वास्तविक जीडीपी। तो हमारा आप इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को क्या बोला जाता है? जीडीपी डिफ्लेटर बोला जाता है। तो ऑप्शन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलिंग प्लान कब प्रारंभ हुआ? रोलिंग प्लान, तो रोलिंग प्लान जो है वह वर्ष 1978 में प्लान हुआ शुरू हुआ। रोलिंग प्लान जो है इसमें जो है वह योजना की प्रभावशीलता का जो है वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर जो है वह आगामी वर्ष हेतु योजनाएं बनाई जाती हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है? रोलिंग प्लान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वाणिज्यिक बैंक अधिनियम होते हैं, वाणिज्यिक बैंक अधिनियम जो है वह होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बैंकिंग अधिनियम 1949 द्वारा। जो वाणिज्यिक बैंक हैं वह विनियमित होते हैं, यानी कि रेगुलेट होते हैं किस एक्ट के द्वारा? तो वह है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 जो है इसके द्वारा जो है वाणिज्यिक बैंक
विनियमित होते हैं। वाणिज्यिक बैंक जो है वह यह बैंक जो वाणिज्यिक बैंक है यह लाभ अर्जित करने के लिए जमा स्वीकार करते हैं और ऋण और वित्तीय सेवाएं जो है वह प्रदान करते हैं, जिनका विनियमन बैंकिंग अधिनियम 1949 के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने लीड बैंक योजना कब शुरू की, किस वर्ष में लीड बैंक योजना किस वर्ष में शुरू की गई, तो वह था 1969 में, यानी ऑप्शन एक हमारा सही है। यह योजना जो है वह क्षेत्रीय दृष्टिकोण के तहत प्रत्येक बैंक को जो है वह अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित करती है। कौन सी, लीड बैंक योजना, यानी कि उसके जो प्रत्येक उसके क्षेत्रीय दृष्टिकोण के तहत प्रत्येक बैंक जो है वह अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के S4A पहल का उद्देश्य है। S4A का पहल का जो उद्देश्य है वह क्या है, तो वह है दबावग्रस्त संपत्तियों का निपटान करना, यानी कि जो एनपीए होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उनसे संबंधित यह योजना है भारतीय रिजर्व बैंक की S4A योजना, जो कि जो है वह आरबीआई द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट सशक्त को किसकी अनुशंसा पर प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट सशक्त को किसकी अनुशंसा प्रारंभ किया गया था, तो सुनील मेहता समिति जो थी उसकी अनुशंसा पर प्रोजेक्ट सशक्त को प्रारंभ किया गया था। सुनील मेहता जो थे यह पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष थे। इन्हीं की अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया गया जिसकी अनुशंसा पर प्रोजेक्ट सशक्त जो है वह शुरू किया गया था। यह प्रोजेक्ट सशक्त जो है इसके तहत 50 करोड़ तक के जो खराब ऋण है उनके प्रबंधन के लिए 90 दिन की जो है समय सीमा दी जाती थी प्रोजेक्ट सशक्त के अंदर। कुल मिलाकर यह भी किससे संबंधित है, एनपीए से, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सहकारी बैंक का शीर्ष निकाय है, शीर्ष निकाय है, तो इसका ऑप्शन है सही बी, यानी कि नाबार्ड जो है वह सरकारी बैंकों का एक शीर्ष निकाय है। सहकारी बैंक जो होते हैं क्या होते हैं, सरकारी बैंक बेसिकली जो राज्यों के कानून होते हैं उनके द्वारा जो है वह स्थापित किए जाते हैं, यानी कि राज्यों के कानून के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। और इनका जो विनियमन है वह आरबीआई द्वारा भी किया जाता है। और यह जो है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 जो है और बैंकिंग कानून सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1955 के द्वारा भी शासित होते हैं। तो इस प्रकार सहकारी बैंकों का जो शीर्ष निकाय है कौन सा है, नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति मूल्यांकन के संबंध में सही है, तो पहला स्टेटमेंट है, आरक्षित मुद्रा के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई मांग जमा और अन्य तरल अस्थियों यानी एसेट के साथ सिक्के व मुद्रा जैसे सभी भौतिक धन जो है वह शामिल है। इसके अलावा संकुचित मुद्रा के अंतर्गत जनता के पास मौजूद सभी मुद्रा नोट शामिल है, सभी मुद्रा नोट शामिल है। तो जो आरक्षित मुद्रा जिसे रिजर्व मनी कहा जाता है और इसके अलावा इसे उच्च शक्ति मुद्रा भी कहीं कहीं भी पर कहा जाता है। क्या बोला जाता है, उच्च शक्ति की मुद्रा, हाई पावर्ड मुद्रा भी इसे बोला जाता है। तो और इसे किससे डिनोट किया जाता है हम देख लेते हैं, इसे जो है M0 से जो है वह डिनोट किया जाता है, किसे, इसे, और संकुचित मुद्रा को M1 से किया जाता है। तो इस प्रकार जो है वह यह दोनों का स्टेटमेंट अपने आप में सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है वह डी सही होगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह औसत दैनिक शेष जिसे एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को रिजर्व बैंक के पास बनाए रखना आवश्यक है कहलाता है, यानी कि वह दैनिक शेष
जिसे जो है एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को रिजर्व बैंक के पास रखना आवश्यक होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे नगद आरक्षित अनुपात बोला जाता है, या किसे कैश रिजर्व रेशियो बोला जाता है, जिसे CRR के नाम से हम जानते हैं। तो जो CRR होता है, इसे वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है अपने कुल NDTL का। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले बाजार का परिचालन, खुले बाजार का परिचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है कि खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, यानी कि खुले बाजार में जो है वह सरकारी प्रतिभूतियां जैसे कि बांड, ट्रेजरी बिल इत्यादि जो होते हैं, उनका जब क्रय विक्रय किया जाता है तो उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत लागत आधारित ऋण दर यानी कि जिसे MCLR बोला जाता है, निर्धारित करने वाले कारक, यानी कि MCLR निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इसमें जो है वह निधि की सीमांत लागत, परिचालन लागत, CRR के वहन मूल्य से जुड़ी लागत और टेनर प्रीमियम। तो यह जो चारों ऑप्शन दिए हैं, यह चारों ऑप्शन जो है वह MCLR के निर्धारण के कारक हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में सही है, मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, यह नीतियों हेतु मानक ब्याज दरें तय करता है, नीतियों हेतु मानक ब्याज दरें तय करता है। इसके अलावा इसके सभी सदस्यों की नियुक्ति RBI गवर्नर द्वारा की जाती है। तो यह दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाता है। जो मौद्रिक नीति समिति होती है, इसमें जो है वह कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 RBI के होते हैं और 3 जो है वह भारत सरकार के सदस्य होते हैं। जो RBI के सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति जो है वह RBI द्वारा की जाती है, जिसमें गवर्नर इसका अध्यक्ष होता है और इसके अलावा एक कार्यकारी निदेशक और उप गवर्नर होते हैं, और जो 3 सदस्य होते हैं वह भारत सरकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जिसे सेबी बोला जाता है को किस वर्ष जो है वह वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो भारत जो सेबी है, इसको 1992 में इसको वैधानिक जो है दर्जा प्राप्त हुआ। तो जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1988 में ही हो गई थी, परंतु 1992 में जो है इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, संसद ने जब इसके संबंध में कानून बनाया। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए मूल्य वाले बंधपत्र यानी कि बांड जो भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें जो है वह क्या कहा जाता है, तो उन्हें मसाला बांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मसाला बांड कहा जाता है। मसाला बांड जो होते हैं, यह भारतीय संस्थाओं द्वारा जो है वह विदेशी बाजार से धन जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं, और यह जो है वह भारतीय रुपए में होता है, न कि विदेशी मुद्रा में। यानी कि वहां से विदेशों से जो धन प्राप्त होगा वह किस में होगा, भारतीय, किसमें होगा, भारतीय रुपए में। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो सी है वह सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केवल एक दिन के लिए निधि प्रदान करने वाले बाजार को कहा जाता है, केवल एक दिन की निधि प्रदान करने वाले बाजार को कहा जाता है कॉल मनी मार्केट। यानी कि एक दिन के लिए जब कोई निधि प्रदान करता है तो उसे क्या बोला जाता है, कॉल मनी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार
का वह प्रकार जिसमें शेयर बाजार में गिरावट का रुख होता है क्या कहलाता है? शेयर बाजार की गिरावट का रुख होता है तो क्या कहलाता है? बेयर मार्केट। बेयर मार्केट यानी कि, और जैसे कि अगर ऊपर होगा शेयर मार्केट मतलब उसमें बढ़ोतरी होगी तो उसे क्या बोला जाएगा? बुल मार्केट। तो बेयर मार्केट क्या होता है? बाजार में गिरावट का प्रतीक। तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यम पूंजी को किस प्रकार परिभाषित किया जा गया है? यानी कि उद्यम जो पूंजी है उसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन जो ए है वह सही है। इसमें क्या दिया है कि स्टार्टअप कंपनियों को प्रदान किया गया वित्त जो है वही क्या होता है? उद्यम पूंजी। जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उनको जब, या जो लघु व्यवसाय हैं उनको जब प्रदान किया जाता है, जो वित्त प्रदान किया जाता है, जो फंडिंग की जाती है, उसी को उद्यम वित्त, उद्यम पूंजी बोला जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए, उन्हें सही कालानुक्रम में जो है वो व्यवस्थित करना है। यानी कि कौन सी समिति पहले स्थापित की गई? तो इसमें जो है वह अलग समिति, अलग समिति जो है कब स्थापित की गई थी? तो यह 1979 में स्थापित की गई थी। यह जो सभी समितियां यहाँ पर दी गई हैं यह गरीबी रेखा के अनुमान से संबंधित है, यानी गरीबी रेखा का निर्धारण से। लकड़वाल समिति जो थी वह 1993 में स्थापित की गई थी, 1993 में स्थापित की गई थी। और तेंदुलकर समिति जो है वह, तेंदुलकर समिति कब स्थापित की गई थी? तो तेंदुलकर समिति स्थापित की गई थी 2009 में, 2009 में। और रंगराजन समिति 2012 में। तो इस प्रकार यह अपने आप में खुद ही एक क्रम में लगी हुई है। तो इसमें जो 1 2 3 4 है तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एंजल के नियम के अनुसार, एंजल के नियम के अनुसार, तो एंजल का जो नियम क्या है? तो जो 1857 में एक जर्मन सांख्यिकीविद थे अर्नस्ट एंजल, उन्होंने एक आर्थिक जो है वह सिद्धांत पेश किया जिनके अनुसार आय में वृद्धि के साथ ही जो है वह खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए आवंटित आय जो है वह कम हो जाता है। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति यदि गरीब है, यदि उसकी रोजाना आय जो है वह मान लीजिए कि 500 है, तो उसका जो अधिकतम जो एक्सपेंडिचर होगा वह किस पर होगा? खाद्य पदार्थों पर। परंतु यदि इसी की आय यदि मान लीजिए 1500 रुपये हो जाए तो इसका जो मैक्सिमम जो अगर उसका एक्सपेंडिचर होगा तो वह कितना होगा? 500 रुपये खाद्य पदार्थ पर होगा, जबकि जो इसका 1000 रुपये बचेगा 1000 वह अन्य जगहों पर यह खर्च करेगा, सेविंग इत्यादि में। तो यही बोल रहे हैं एंजल कि आय बढ़ने के साथ जो है वह जो व्यक्ति है वह खाद्य पदार्थों पर खरीद के लिए कम प्रतिशत में आय खर्च करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा सी है वह सही होता है कि आय में वृद्धि के साथ खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए आवंटित आय का प्रतिशत कम हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय करियर सेवा की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय करियर सेवा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2015 में। तो 2015 में जो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय करियर सेवा की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गिनी गुणांक। गिनी गुणांक जो है वह मापता है। तो गिनी गुणांक किससे संबंधित है? यह है आय असमानता से संबंधित, आय असमानता से संबंधित है गिनी गुणांक। तो ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो श्रम की सीमांत आवश्यकता शून्य होती है, सीमांत आवश्यकता शून्य होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि जैसे किसी कार्य में यदि 10 लोगों की आवश्यकता है और उसमें 15 लोग जो है कार्यरत हो, तो जो सीमांत आवश्यकता 5 लोगों की है वह कितनी है? शून्य है। तो इसी को क्या बोला जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब कीमतें 2 अथवा 3 अंकों की दर से बढ़ती हैं, 2 अथवा 3 अंकों की दर से बढ़ती हैं, तो इसे कहा
तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गैलोपिंग गैलोपिंग इन्फ्लेशन, यानी कि इसे क्या कहा जाता है कि इसे हम दौड़ती हुई जो है मुद्रा के रूप में, मुद्रास्फीति के रूप में कहते हैं। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो है वह, इसमें जो कीमतें हैं 2 या 3 अंकों की दर से बढ़ती हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर मुद्रास्फीति किसका माप है? कोर मुद्रास्फीति किसका माप है? तो कोर मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति जिसमें अस्थायी मूल्य अस्थिरता शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही है। कोर मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति बेसिकली दो प्रकार की, जैसे मान लीजिए एक हेडलाइन हेडलाइन और एक कोर। तो जैसे हेडलाइन हो गया तो इसमें जैसे एक बास्केट हो गया, तो इसमें सभी प्रकार की जैसे दैनिक जो जैसे खाद्य पदार्थ, ईंधन, एलपीजी इत्यादि से संबंधित, या कपड़े हो गए, स्कूल फीस हो गई, सभी कुछ जो है इसमें शामिल होता है, जिनका जो मूल्य है वह निरंतर घटता बढ़ता रहता है। इसके अलावा कुछ अस्थायी कीमतें भी इसी में शामिल होती, तो उसको क्या बोला जाता है? हेडलाइन। यानी कि अस्थाई और अस्थाई जो वस्तुएं हैं, जिनकी कीमत जो अस्थाई हैं, उनकी कीमतों में लगातार फ्लक्चुएशन बना रहता है, परंतु जो अस्थाई होती हैं वह कुछ दिनों तक, लगभग साल भर के लिए, 6 महीने के लिए अस्थाई रहते हैं, तो उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। परंतु जो कोर इन्फ्लेशन होता है, कोर मुद्रास्फीति है, उनमें सिर्फ अस्थाई यानी कि जो जिनमें फ्लक्चुएशन काफी कम होता है, उन्हीं वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जबकि अस्थिर वस्तुओं को कोर मुद्रास्फीति में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो ए है वह सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप वक्र किसके बीच संबंध को दर्शाता है? फिलिप वक्र है जो किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो कर दर और फिलिप वक्र जो है वह कर दर, कर राजस्व, गरीबी और रोजगार, आय और गरीबी, और मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वह होगा ऑप्शन डी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर। जबकि अभी अपने पिछले प्रश्नों में हम देखा कि कर दर और कर राजस्व किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो लाइफर वक्र के द्वारा, लाइफर कर्व जो होता है उसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन जो है वह ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे कि सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर के संकलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यानी कि सीपीआई आईडब्ल्यू जो है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो उसकी शुरुआत जो है वह श्रम ब्यूरो के द्वारा की गई थी, जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी एक अथवा पणियों के एक छोटे समूह की कीमत में निरंतर समयावधि में वृद्धि होती है, जबकि अन्य वस्तुओं की कीमत में ऐसा यह कोई वृद्धि नहीं होती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? यानी कि कई वस्तुएं हैं जिसमें से कोई विशिष्ट वस्तु की जो है वह कीमत लगातार बढ़ रही है, जबकि अन्य जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत स्थिर है, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है स्क्यूफ्लेशन है, उसे बोला जाता है, जिसमें किसी एक विशिष्ट वस्तु का जो है वह दाम निरंतर समयावधियों पर बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1900 जो है वह 34 को जो है इसका जो है एक अधिनियम बना। 1 अप्रैल 1934 को भारतीय जो रिजर्व बैंक, और इसके अलावा इसकी जब स्थापना हुई वह हुई 1 जून 1935 को। तो अधिनियम कब बना? 1 अप्रैल 1934 को, और इसकी स्थापना हुई यह कब हुई? 1935 में। तो इस प्रकार यह ब्रिटिश काल के दौरान ही इसकी स्थापना, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण जो है वह 1949 को किया गया। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वह सही ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थिति जिसमें मौद्रिक नीति विस्तारवादी होती है किंतु जो ब्याज दर में वृद्धि है वह नहीं करती, यानी ब्याज दर में वृद्धि नहीं करती, तो उसको क्या कहा जाता है। जैसे कि जो जब विस्तारवादी जब नीति अपनाई जाती है तो उसमें बेसिकली किया जाता है कि ब्याज दर जो होता है उसमें कमी कर दी जाती है। जब ब्याज दर में कमी कर दी जाएगी तो लोन लोग ज़्यादा लेंगे और ज़्यादा लोन होने से बाजार में तरलता बढ़ जाएगी। तो इस स्थिति को जो है वह विस्तारवादी कहा जाता है। परंतु विस्तारवादी के साथ यदि ब्याज दर में जो है वह वृद्धि न किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है तरलता जाल, लिक्विडिटी ट्रैप बोला जाता है, लिक्विडिटी ट्रैप बोला जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है वाणिज्यिक पत्र। वाणिज्यिक पत्र, तो वाणिज्यिक पत्र क्या है, कॉमर्शियल पेपर इसे बोला जाता है। तो कॉमर्शियल पेपर जो होता है एक प्रकार का अल्पकालिक जो है वह सिक्योरिटी होती है, अल्पकालिक प्रतिभूति होती है, जिसकी जो अवधि होती है, जिसकी जो मेच्योरिटी यानी परिपक्वता की जो अवधि होती है वह 7 दिन से लेकर कितने दिन से, 7 दिन से लेकर 365 दिन तक होती है, 365 दिन तक जो है वह होती है। और यह जो है वह कारपोरेट फर्मों द्वारा जो है वह अंकित मूल्य की तुलना में जो है वह छूट पर जारी की जाती है। यानी कि यह जो कारपोरेट टैक्स पत्र है, कॉमर्शियल जो पेपर है वह कारपोरेट फर्मों द्वारा जो है वह छूट पर जारी यानी डिस्काउंट रेट पर जारी की जाती है। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन सी है, यानी कि कारपोरेट घरानों द्वारा जारी एक काल्पनिक अल्पकालिक सुरक्षा यानी सिक्योरिटी जिसकी परिपक्वता अवधि 7 दिन से 365 दिन होती है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षमता दृष्टिकोण कैपेबिलिटी अप्रोच प्रस्तावित किया गया था। क्षमता दृष्टिकोण प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा, तो यह था अमर्त्य सेन के द्वारा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होता है, अमर्त्य सेन द्वारा जो है वह क्षमता दृष्टिकोण प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के दौरान यानी कि मुद्रास्फीति के दौरान देनदारों को लाभ होता है और लेनदारों को नुकसान होता है, यानी कि देनदारों को लाभ होता है और लेनदारों को नुकसान होता है। इसके अलावा देनदारों को नुकसान होता है, लेनदारों को लाभ होता है, देनदार और लेनदार दोनों को नुकसान होता है और देनदार और लेनदार दोनों को लाभ होता है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि देनदारों को जो है इसमें लाभ होता है जबकि जो लेनदार होते हैं उनको जो है वह नुकसान होता है। क्योंकि मुद्रास्फीति के देनदार से हमारा तात्पर्य है कि जिसने ऋण लिया है और लेनदार का मतलब जिसने ऋण दिया है। तो जब ऋण जो लेने वाला है जब वह ऋण लौटाने जाएगा और मुद्रास्फीति बढ़ गई, जैसे कि मान लीजिए 1 किलो चीनी का मूल्य 50 रुपए है और आपने किसी को जो है वह 50 रुपए कभी जो है वह ऋण दिया, यदि वह 1 साल बाद अगर लौटाने आए और चीनी का मूल्य 1 किलो का 55 रुपए हो जाए लेकिन वह लौटा आपको कितना रहा है, सिर्फ 50 रुपए, उसने उतने ही पैसे का 1 किलो चीनी ले ली थी, परंतु आप अब उतने पैसे की 1 किलो चीनी नहीं पाएंगे, तो आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ, यानी कि मुद्रास्फीति का समायोजन उसमें नहीं किया गया। तो इसी प्रकार जो है यह कार्य करता है मैकेनिज्म। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन से हार्ड करेंसी के संदर्भ में सही है। तो हार्ड करेंसी के संदर्भ सही है, तो पहला स्टेटमेंट है हार्ड करेंसी बाजार में आसानी से उपलब्ध और दूसरी मुद्रा के विनिमय मुद्रा है, दूसरी मुद्रा में विनिमय मुद्रा है। और इसके अलावा चीनी रेनमिनबी और जापानी येन हार्ड करेंसी हैं। तो इस प्रकार जो हमारा यह दोनों कथन है तो ये दोनों कथन सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा सही होता है। तो हार्ड करेंसी जो है बाजार में आसानी से जो होती है यह उपलब्ध होती है और यह जो है तुरंत
तो जो है वह पलायन करने वाली मुद्रा भी इसे कहा जाता है। यानी कि यह मुद्रा जहां लाभ देखेगी सिर्फ वहीं पर ठहर सकेगी, जहां इसे थोड़ा भी नुकसान हुआ तो यह तुरंत जो है वहां से पलायन कर जाएगी। तो इस प्रकार जो है हार्ड करेंसी के संबंध में हमारा ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है? मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है तो निर्यात का सस्ता होना, आयात का सस्ता होना, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत जनित मुद्रास्फीति। तो इसमें से जो है वह कौन अवमूल्यन यानी मूल्यह्रास का जो है वह मूल्यह्रास का प्रभाव है? तो मूल्यह्रास से तात्पर्य कि मुद्रा की जो डॉलर के परिप्रेक्ष्य में जो उसकी क्षमता है उसमें कमी होना, तो इसलिए उसका कमजोर होना, तो उसी को मूल्यह्रास बोला जाता है। तो मूल्यह्रास के प्रभाव में जो है वह होगा कि निर्यात जो है इससे सस्ता हो जाएगा, यानी कि मूल्यह्रास से निर्यात बढ़ता है और आयात जो है वह, जबकि आयात जो है वह कम होता है। तो यह तो गलत हो गया। तो दूसरा जो गलत है तो यानी कि डी और सी जो है वह दोनों गलत हैं, ए और बी में होगा। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तो यह हमारा सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, यानी कि निर्यात जो होता है वो सस्ता हो जाता है और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होती है और लागत जनित मुद्रास्फीति है। तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष आहरण अधिकार एक कृत्रिम मुद्रा साधन है जिसे विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। एसडीआर जो है इसे एसडीआर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसडीआर, विशेष आहरण अधिकार जो है वह बोला जाता है। तो इसमें जो है कुल 5 मुद्राओं को रखा गया है। किसको? इसमें एक तो यूएस डॉलर है। कौन सा? यूएस डॉलर है। इसके अलावा यूरो है, चीनी रेनमिनबी है, जापानी येन है और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है। तो कुल इसमें 5 मुद्राएं हैं जिसमें उनके जो है सभी जो देश हैं आईएमएफ के, उनका जो वोटिंग परसेंटेज है, उनका जो उसमें परसेंटेज है उसके हिसाब से उनको यह सुविधा दी जाती है। तो एसडीआर जो है वह आईएमएफ द्वारा शुरू किया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा व्यापार समझौते व्यापक समूहों के संदर्भ में सही है? व्यापार समझौता व्यापक समूहों के संदर्भ में सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 2010 में दक्षिण एशियाई मुफ्त व्यापार क्षेत्र यानी जिसे साफ्टा बोला जाता है की स्थापना की गई। और नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान की स्थापना 1967 में हुई। तो यह हमारा दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, जबकि हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो सार्क के देश हैं दक्षिण एशियाई देश, उनके मुक्त व्यापार का जो समझौता है वो 2010 में नहीं 2006 में हुआ था। किसमें? 2006 में। तो इस प्रकार ऑप्शन जो हमारा सी है वह सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित जो है वह नहीं की जाती? कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती? तो इसमें क्या है? वैश्विक वित्तीय अस्थायित्व रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय अस्थायित्व रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, प्रेषण रिपोर्ट और व्यापार सुगमता रिपोर्ट। तो जो पहला ही ऑप्शन हमारा वैश्विक वित्त अस्थायित्व रिपोर्ट जो है वह विश्व बैंक द्वारा यह जो रिपोर्ट है यह प्रकाशित नहीं की जाती। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा। जबकि यह बाकी जो रिपोर्टें हैं यह किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यह विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई, यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है उसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत 2015 में की गई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। कब? 2015 में। किसके द्वारा? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसके तहत जो है वह मृदा की जांच की जाएगी और कुछ जो उसमें 12 महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व हैं वह निर्धारित किए गए हैं। उन्हीं के आधार पर एक उनका स्वास्थ्य कार्ड बनेगा कि किस प्रकार की मृदा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आकस्मिक रिजर्व समझौता संबंधित है। आकस्मिक रिजर्व समझौता संबंधित है, तो यह संबंधित है किससे? ब्रिक्स से। आकस्मिक रिजर्व समझौता ब्रिक्स देशों से संबंधित है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजना नदी में से जो है वह कौन सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो इसको हम देखते हैं। तो पहला है काकरा पारा परियोजना तापी नदी पर, बिल्कुल सुमेलित है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, निजाम सागर मंजरा नदी पर, और हीरा कुंड परियोजना है वह सतलज नदी पर। तो यह जो है वह हीरा कुंड परियोजना यह गलत है, क्योंकि यह सतलज नदी पर न होकर किस पे है? महानदी पे। किस पे है? महानदी पे है, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है। तो इस प्रकार यह जो है वह हमारा ऑप्शन डी जो है वह सही है, क्योंकि यह पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हीरा कुंड परियोजना सतलज नदी पर ना होकर महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के संबंध में सही है, यानी कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती। तो पहला स्टेटमेंट है, इसे सर्वप्रथम कृषि विशेषज्ञ सुभाष पालेकर द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? कृषि विशेषज्ञ सुभाष पालेकर द्वारा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि यह रसायन मुक्त कृषि की एक विधि है। रसायन मुक्त कृषि की एक विधि है। और अगला स्टेटमेंट है, यह पारंपरिक भारतीय कृषि पद्धति पर आधारित है। तो यह तीनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली अपने आप में सही है, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, क्योंकि यह तीनों की जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि समुद्री उत्पाद निर्यात प्राधिकरण विकास प्राधिकरण का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में है, यानी कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि केरल। केरल में जो है वह समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है। इसकी स्थापना जो है वह कब हुई थी, जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1972 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? संसद के एक अधिनियम, यानी कि यह एक वैधानिक निकाय है। तो केरल में इसकी, केरल में कहा? कोच्चि में। कोच्चि में जो है वह इसकी जो है वह इसका जो मुख्यालय है वह स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023, उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार वर्ष 2022-23 में शिक्षा के लिए कुल व्यय कितना प्रतिशत आवंटित किया गया था। तो शिक्षा के लिए 2022-23 में जो है वह कुल 13% जो है वह व्यय आवंटित किया गया था। कितना? 13%। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केलकर समिति संबंधित है। केलकर समिति किससे संबंधित है? तो यह है सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल से। केलकर समिति सार्वजनिक निजी भागीदारी, यानी कि पीपीपी से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से संबंधित है। कौन? केलकर समिति। यह केलकर समिति जो है वह जैसे कि कोई सार्वजनिक क्षेत्र का कोई विनिर्माण होना है, पुल बनना है, रोड बनना है, उससे संबंधित जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जो है वह उनका किस प्रकार का मॉडल हो, उनकी भागीदारी कैसी हो, इस संबंध में जो है केंद्रीय बजट 2015-16 में इस समिति की जो है वह स्थापना की गई थी। और इसी
राष्ट्रपति ने जो सिफारिश दी उसे जो है वह कुछ हद तक लागू किया गया। तो ऑप्शन जो हमारा ए है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कपास निगम की स्थापना की गई। तो भारतीय कपास निगम की स्थापना जो है वह 1970 में की गई थी। 1970 में भारतीय कपास निगम, जिसे सीसीआई बोला जाता है, की गई थी। यह जो है वह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, किसके तहत? कंपनी अधिनियम 1956 के तहत जो है वह स्थापित की गई है, जो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा जो है वह नियंत्रित प्रशासनिक नियंत्रण में एक सार्वजनिक उपक्रम के रूप में कार्य करेगी। किसके अंतर्गत? वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत। इसका जो मुख्यालय है वह देख लेते हैं। उसका मुख्यालय जो है नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है इसका मुख्यालय, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। तो हमारा ऑप्शन जो है सी, कब सीसीआई की स्थापना की गई थी? 1970 में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संबंध में सही है? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संबंध में सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को जो है वह कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट में जो है इस योजना के लिए 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो यह दोनों कथन जो है वह सही है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो सी है वह सही होता है, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न हमारा, तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश बजट वर्ष 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि जो है वह आवंटित की गई थी? तो इस योजना के लिए जो है वह सुमंगला योजना, जो कि इसी वर्ष का जो बजट है उसमें है, तो उसमें 1000 जो है वह 50 करोड़, कितना? 1050 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वह सही होता है। तो आज का जो है हमारा टेस्ट है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं कि यह सारे प्रश्न जो है आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे और अर्थशास्त्र विषय का एक बेसिक जो जानकारी है और उसका रिवीजन है उसमें काफी हेल्पफुल यह सारे प्रश्न होंगे। तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जो है वह सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।